मेरी पोस्टिंग सरगोधा थाने में थी। मैं अपने ऑफिस में बैठा था, तभी नंबरदार, चौकीदार और 2 से 3 आदमी खबर लाए कि गांव से 5 से 6 फरलांग दूर टीलों पर एक आदमी की लाश पड़ी है। यह सूचना मिलते ही मैं घटनास्थल पर गया। लाश पर चादर डली थी। मैंने चादर हटाई तो नंबरदार और चौकीदार ने उसे पहचान लिया। वह पड़ोस के गांव का रहने वाला मंजूर था। मरने वाले की गर्दन, चेहरा और कंधे ठीक थे, लेकिन नीचे का अधिकतर हिस्सा जंगली जानवरों ने खा लिया था। मैंने लाश उल्टी कराई तो उसकी गर्दन कटी हुई मिली। वह घाव कुल्हाड़ी, तलवार या किसी धारदार हथियार का था। मैंने कागज तैयार करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने का प्रबंध किया। लाश के आसपास पैरों के कोई निशान नहीं थे, लेकिन मिट्टी से पता लगता था कि मृतक तड़पता रहा था। खून 2 से 3 गज दूर तक बिखरा हुआ था। इधर-उधर टीले टीकरियां थी। कहीं सूखे सरकंडे थे तो कहीं बंजर जमीन। घटनास्थल से लगभग 150 गज दूर बरसाती नाला था, जिसमें कहीं-कहीं पानी रुका हुआ था। मैंने यह सोचकर वहां जाकर देखा कि हो न हो हत्यारे ने वहां जाकर हथियार धोए हों, लेकिन वहां कोई निशानी नहीं मिली। मैं मृतक मंजूर के गांव चला गया। नंबरदार ने चौपाल में चारपाई बिछवाई। मैं मंजूर के मां बाप को बुलवाना चाहता था, लेकिन वे पहले ही मर चुके थे। 2 भाई थे, वे भी मर गए थे। मृतक अकेला था। एक चाचा और उसके 2 बेटे थे। मैंने नंबरदार से पूछा कि क्या मंजूर की किसी से दुश्मनी थी। पारिवारिक दुश्मनी तो नहीं थी, लेकिन पारिवारिक झगड़ा जरूर था। नंबरदार ने बताया, मंजूर की उसके चाचा के साथ जमीन मिली-जुली थी, पर 1 साल पहले जमीन का बंटवारा हो गया था। मंजूर का कहना था कि चाचा ने उसका हिस्सा मार लिया है, इस पर उनका झगड़ा रहता था। उनकी आपस में कभी लड़ाई हुई थी? नंबरदार ने बताया, मामूली कहासुनी और हाथापाई हुई थी। मृतक अकेला था। उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। दूसरी ओर चाचा और उसके 3 बेटे थे, इसलिए वह उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि मंजूर ने उनसे झगड़ा मोल लिया हो और उन्होंने उसकी हत्या कर दी हो? अगर झगड़ा होता तो गांव में सबको नहीं तो किसी को तो पता चलता। नंबरदार ने जवाब दिया, मैं गांव की पूरी खबर रखता हूं। हाल फिलहाल उनमें कोई झगड़ा नहीं हुआ। मंजूर के चाचा के लड़के कैसे हैं? क्या वह किसी की हत्या करा सकते हैं? उस परिवार में कभी कोई ऐसी घटना नहीं हुई, लेकिन किसी के दिल की कोई क्या बता सकता है। नंबरदार ने आगे कहा, आप कयूम पर ध्यान दें। वह 25 से 26 साल का है। वह रोज उनके घर जाता है। मंजूर की पत्नी के कारण वह उसके घर जाता है। लोग कहते हैं कि मंजूर की पत्नी के साथ कयूम के अवैध संबंध हैं, लेकिन कुछ लोग यह भी कहते हैं कि वे दोनों मुंहबोले बहन भाई की तरह हैं। कयूम शादीशुदा है? नहीं, नंबरदार ने बताया, उसकी पूरी उम्र इसी तरह बीतेगी। उसे किसी लड़की का रिश्ता नहीं मिल सकता। एक रिश्ता आया भी था, लेकिन कयूम ने मना कर दिया था। रिश्ता क्यों नहीं मिल सकता? देखने में तो ठीक लगता है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ कमी है। कभी बैठे बैठे अपने आप से बातें करता रहता है। उसका बाप है, 3 भाई हैं, 2 बहनें हैं। चौबारा है, अच्छा धनी जमींदार का बेटा है। क्या तुम विश्वास के साथ कह सकते हो कि कयूम के मंजूर की बीवी के साथ अवैध संबंध थे? मैंने पूछा। मैं शक-शुबहे की बात नहीं सुनना चाहता। मैं यकीन से नहीं कह सकता। इससे तो यह लगता है कि कयूम ने मृतक को दोस्त बना रखा था। बात यह भी नहीं है, नंबरदार ने कहा। मैंने मंजूर से कहा था कि इस आदमी को मित्र मत बनाओ, कोई उल्टी सीधी हरकत कर बैठेगा। वैसे भी लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। उसकी पत्नी का कयूम के साथ कैसा व्यवहार होता था,
मैंने पूछा। नंबरदार ने कहा, मंजूर ने मुझे बताया था कि उसकी पत्नी कयूम से बात कर लेती है। वास्तव में बात यह है जी, मंजूर कयूम के परिवार के मुकाबले में कमजोर था और अकेला भी, इसलिए वह कयूम को अपने घर से निकाल नहीं सकता था। मृतक के कितने बच्चे हैं? शादी को 10 साल हो गए हैं, लेकिन एक भी औलाद नहीं हुई, नंबरदार ने बताया। यह बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। 10 साल हो गए लेकिन संतान नहीं हुई। कयूम उनके घर जाता है। मृतक को यह भी पता था कि कयूम उसकी पत्नी से कुछ ज्यादा ही घुला मिला है, लेकिन मृतक में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने घर में कयूम का आना जाना बंद कर देता। मैंने इस बात से यह निष्कर्ष निकाला कि मृतक कायर और ढीला ढाला आदमी था और इसीलिए उसकी पत्नी उसे पसंद नहीं करती थी। पत्नी कयूम को चाहती थी और कयूम उस पर मरता था। दोनों ने मृतक को रास्ते से हटाने का यह तरीका इस्तेमाल किया कि कयूम उसकी हत्या कर दे। 2 आदमियों ने विश्वास के साथ बताया कि मृतक की पत्नी के साथ उसके अवैध संबंध थे और उन दोनों ने मृतक को धोखे में रखा हुआ था। मैंने अपना पूरा ध्यान कयूम पर केंद्रित कर लिया। उसकी दिमागी हालत से मेरा शक पक्का हो गया। मैंने कयूम से पहले मृतक की पत्नी से पूछताछ करनी जरूरी समझी। मेरे बुलाने पर वह आई तो उसकी आंखें सूजी हुई थी, नाक लाल हो गई थी। वह हल्के सांवले रंग की थी, लेकिन चेहरे के कट्स अच्छे थे। आंखें मोटी थी। कुल मिलाकर वह अच्छी लगती थी। उसकी कदकाठी में भी आकर्षण था। मैंने उसे सांत्वना दी, हमदर्दी की बातें की और पूछा कि उसे किस पर शक है। उसने सिर हिलाकर कहा, पता नहीं, मैं नहीं जानती कि यह सब कैसे हुआ, किसने किया। मंजूर का कोई दुश्मन हो सकता है। नहीं, उसका कोई दुश्मन नहीं था। नहीं, वह दुश्मनी रखने वाला आदमी था। मैंने उससे पूछा, मंजूर घर से कब निकला? शाम को घर से निकला था। कुछ बताकर नहीं गया था? नहीं। क्या शाम को हर दिन इसी तरह जाया करता था? कभी कभी, लेकिन उसने कभी नहीं बताया कि वह कहाँ जा रहा है। तुम्हें यह तो पता होगा कि कहाँ जाता था? मैंने पूछा। दोस्तों यारों में जाता होगा। वह जुआ तो नहीं खेलता था? नहीं, उसमें कोई बुरी आदत नहीं थी। आमना, मैंने कहा, तुम्हारे पति की हत्या हो गई है। यह मेरा फर्ज है कि मैं उसके हत्यारे को पकड़ूं। तुम मेरी जितनी मदद कर सकती हो, दूसरा कोई नहीं कर सकता। अगर तुम यह नहीं चाहती कि हत्यारा पकड़ा जाए तो भी मैं अपना फर्ज नहीं भूल सकता। अगर कोई राज की बात है तो अभी बता दो, इस वक्त बता दोगी तो मैं पर्दा डाल दूंगा। आज का दिन गुजर गया तो फिर मैं मजबूर हो जाऊंगा। आप अफसर हैं, जो चाहे कह सकते हैं। लेकिन आपने यह गलत कहा कि मैं अपने पति के हत्यारे को पकड़वाना नहीं चाहती। मैंने आपसे पहले ही कह दिया है कि मुझे कुछ पता नहीं, यह सब किसने और क्यों किया है। एक बात बताओ, मंजूर ने किसी और औरत से तो रिश्ते नहीं बना लिए थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस औरत के रिश्तेदारों ने उन्हें कहीं देख लिया हो? नहीं, वह ऐसा आदमी नहीं था, आमना ने जवाब दिया। तुम यह बात पूरे यकीन के साथ कह सकती हो? हाँ, वह इस तरह की हरकत करने वाला आदमी नहीं था। मेरे पूछने पर उसने 3 आदमियों के नाम बताए, जिन्हें मैंने पूछताछ के लिए बुलवा लिया। उन तीनों से मैंने कहा कि जो मृतक का सबसे घनिष्ठ मित्र हो, वह मेरे सामने बैठ जाए। मैंने दूसरों से बाहर बैठने को कहा। जब वे चले गए तो मैंने उससे कहा, तुम्हारे खास दोस्त की हत्या हो गई। जब तुम्हें उसकी हत्या की सूचना मिली तो तुमने सोचा होगा कि हत्यारा कौन हो सकता है। यह तो स्वाभाविक है। लेकिन मंजूर ऐसा आदमी था कि दुश्मनी को दबा लेता था। कोशिश करता था कि किसी के साथ लड़ाई झगड़ा न हो। क्या तुम बता सकते हो कि उसके दुश्मन कौन कौन थे? इतनी गहरी दुश्मनी तो उसकी किसी के साथ नहीं थी,
लेकिन मंजूर मुझसे एक ही आदमी की बात करता था और उसके दिल में उस आदमी से दुश्मनी बैठी हुई थी। वह उसके चाचा का लड़का है। वे 3 भाई हैं, वह बीच का है। उसके साथ क्या दुश्मनी थी? यह दुश्मनी जमीन के बंटवारे पर हुई थी। सब जानते हैं कि उन्होंने मंजूर की जमीन का कुछ हिस्सा धांधली से हड़प लिया था। मंजूर ने चाचा को बताया था। चाचा मान गया था कि मंजूर ठीक कहता है। उसका बड़ा बेटा भी मान गया था, लेकिन बीच वाला, जिसका नाम रशीद है, वह नहीं माना था। यहाँ तक कि वह मरने मारने पर उतर आया था। मंजूर अपना यह दुखड़ा मुझे सुनाता रहता था। उसके दादा का एक बाग है जिसमें उसके बाप ने कुआं रहट भी लगवाई थी। उसने इस बाग में बहुत मेहनत की थी। बाप मर गया तो मंजूर ने बाग में जाना शुरू कर दिया। रशीद भी जाने लगा और धीरे धीरे बाग पर कब्जा कर लिया। मंजूर की मजबूरी यह थी कि वह अकेला था। 2 से 3 भाई होते तो किसी की हिम्मत नहीं होती। उसने बताया कि रशीद मंजूर को छेड़ता रहता था। 2 से 3 बार मंजूर सीधा हुआ तो उसने रशीद से कहा कि मैं परिवार की इज्जत की वजह से चुप रहता हूँ। अगर तुमने अपनी जबान बंद नहीं की तो मैं तुम्हारी जबान बंद करके दिखा दूंगा। उनकी दुश्मनी का एक और कारण था। बिरादरी के एक परिवार ने अपनी बेटी का रिश्ता मंजूर को दे दिया। बात पक्की हो गई। मंजूर ने लड़की को कपड़े और अंगूठी भेज दी। 8 से 10 दिन बाद अंगूठी वापस आ गई, साथ ही कपड़े भी। यह भी कहा गया था कि मंगनी तोड़ दी गई है। 2 से 3 दिन बाद उसकी मंगेतर के घर वालों ने उसकी शादी रशीद से कर दी और कुछ दिन बाद मंजूर की शादी आमना से हो गई। आमना का चालचलन कैसा है? उसने कहा, सर, वह चालचलन की बहुत अच्छी है। यह कयूम का क्या चक्कर है? कोई चक्कर नहीं है सर। उसके घर में आने पर और काफी देर तक बैठने पर न तो आमना को ऐतराज था और न मंजूर को डोट। आमना के साथ कयूम का कैसा संबंध था? सर, संबंध एकदम पाक था। उसके अच्छे चरित्र का एक उदाहरण सुनाता हूँ। 10 साल तक जब उसे कोई बच्चा नहीं हुआ तो आमना गामे शाह के पास गई। गामे शाह चरित्रहीन व्यक्ति है। उसके पास चरित्रहीन औरतें आती हैं और उन औरतों ने ही गामे शाह को मशहूर कर रखा है कि वह निस्संतान औरतों को संतान देता है। आमना भी गामे शाह के घर पहुंच गई। उसने आमना की इज्जत पर हाथ डाला तो वह गाली गलौज करके चली आई। अगर वह चरित्रहीन होती तो उससे संतान लेकर आ जाती और मंजूर उसे अपनी संतान समझकर पाल लेता। यह घटना कब की है? 4 से 5 दिन पहले की बात है। जब आमना ने गामे शाह की बात मंजूर को बताई तब कयूम वहीं बैठा हुआ था। कयूम भड़क गया। वे दोनों उसके घर गए और उसे बाहर बुलाकर इतना पीटा कि वह बहुत देर तक उठ नहीं सका। उसके पास 2 से 3 जुआरी शराबी रहते थे। वे गामे शाह को बचाने आए तो दोनों ने उन्हें भी पीटा। अगर मैं कहूं कि मंजूर का हत्यारा कयूम है तो तुम क्या कहोगे? मैंने मंजूर के दोस्त से कहा। मैं नहीं मानूंगा, उसने जवाब दिया। मुझसे अगर पूछोगे तो मैं 2 आदमियों के नाम लूंगा, एक तो गामे शाह और दूसरा रशीद। मैं इस सोच में पड़ गया कि हो सकता है मंजूर और रशीद का कहीं आमना सामना हो गया हो और उनका झगड़ा हुआ हो। इसी झगड़े में रशीद ने उसे मार डाला हो। यह घटना ऐसी थी जिसका कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं था। सूरज डूबने वाला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई थी। उसमें हत्या का समय लगभग सूरज छिपने के 1.5-2 घंटे बाद का लिखा था। सर्जन ने सिर पर 2 ही घाव लिखे थे जो मैंने देखे थे। उसने यह भी लिखा था कि वह इन घावों के कारण ही मरा था। मैंने कयूम को बुलाने के लिए कहा। कुछ देर बाद एक सुंदर जवान मेरे सामने लाया गया। नंबरदार ने बताया कि यही कयूम है। आओ जवान, मैंने दोस्ताना तौर पर कहा। हमें तुम्हारी जरूरत थी। मैंने नंबरदार को इशारा किया तो वह बाहर चला गया।
मेरे पूछने पर उसने रशीद के बारे में वही सब बातें कही जो मंजूर के दोस्त ने सुनाई थी। मैंने उससे सवाल किया, एक बात बताओ कयूम, मंजूर ने कभी यह कहा था कि वह रशीद की हत्या कर देगा? कयूम ने तुरंत जवाब नहीं दिया। पहले उसने दाएं बाएं फिर ऊपर देखा, फिर मेरी ओर देखकर ऐसे सिर हिलाया जैसे उसे पता न हो, शायद कभी कहा हो। उसने मरी सी आवाज में कहा। फिर बोला, मंजूर उससे बहुत परेशान था। सरकार, उसे तो मैं ही पार लगाने वाला था, लेकिन आमना भाभी ने रोक लिया। कोई खास बात हुई थी या पुरानी बातों पर तुम उसे खत्म करना चाहते थे? बड़ी खास बात थी सरकार। कोई 1.5-2 महीने पहले की बात है। रशीद मंजूर के घर किसी काम से गया था। उस कमीने ने आमना भाभी को अकेला देखकर उन्हें फांसने की कोशिश शुरू कर दी थी। आमना भाभी ने उसे उसी समय भला बुरा कहकर घर से बाहर कर दिया था। 2 से 3 दिन बाद आमना भाभी खेतों में गई तो रशीद उन्हें रोक कर बोला, पता नहीं तुम मंजूर जैसे कमजोर और कायर आदमी के साथ कैसे गुजर कर रही हो। आमना भाभी ने कहा, शायद तुम जिंदा नहीं रहना चाहते हो, तुम तो दुनिया में नहीं रहोगे, लेकिन तुम्हारे पीछे रहने वाले लोग मान जाएंगे कि मंजूर कमजोर नहीं था। मंजूर से मैंने यह बात बहुत बाद में सुनी। मैंने उससे कहा कि उसने यह बात पहले क्यों नहीं बताई। जवाब में मंजूर ने कहा, मुझे जो करना था कर दिया। मैंने उससे पूछा कि उसने क्या किया था। उसने बताया कि उसने रशीद की गर्दन अपनी बाहों में ऐसे दबा ली थी कि उसकी आंखें बाहर निकल आई थी। फिर उसकी गर्दन छोड़कर कहा, जा, इस बार छोड़ दिया। रशीद ने दूर जाकर कहा, मंजूरे, मैं तुझसे बदला जरूर लूंगा। उसके बाद रशीद ने तो कोई हरकत नहीं की। अगर करता तो आज मैं आपके सामने नहीं होता और न रशीद दुनिया में होता। मैंने एक दिन खेत में उसका कंधा हिलाकर कहा था, गांव में सिर उठाकर मत चलना, और हाँ, मंजूर को कमजोर मत समझना। तेरी मौत उसी के हाथों लिखी है। उसने कुछ जवाब दिया। वह कांपने लगा, ऐसा लगा जैसे माफी मांग रहा हो। वास्तव में मंजूर और आमना में बहुत मोहब्बत थी। आमना तो तुमसे भी मोहब्बत करती थी। मैंने कहा, सरकार, किस बहन और भाई में मोहब्बत नहीं होती? अंतर यह है कि हम दोनों के माँ बाप अलग अलग थे, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि हम दोनों एक ही माँ के पेट से पैदा हुए थे। मुझे किसी ने बताया था कि कोई तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देता। कोई रिश्ता देगा भी तो मैं कबूल नहीं करूँगा। जब तक आमना मेरे सामने मौजूद है, मैं किसी और औरत का रिश्ता कबूल नहीं करूँगा। मैंने उसका अर्थ यह निकाला कि उसका और आमना का संबंध दूसरी तरह का था। मतलब आमना को बहन कहना पर्दा डालने जैसा था। मंजूर के घर से रोने और चीखने की आवाजें आ रही थी। आमना की चीख सुनाई दी तो कयूम ने कहा, थानेदार साहब, आप मुझे इजाजत दें, जब आप बुलाएंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। मैंने उसे जाने दिया। रात आधी से अधिक बीत चुकी थी। मेरे सामने एक जटिल विवेचना थी। मैं थोड़ा सा आराम करने के लिए लेट गया। मेरे बुलाए गामे शाह के 3 आदमी आ गए थे। उनसे भी मुझे पूछताछ करनी थी। ऐसे लोगों से जांच थाने में ही होती है। मैंने उन्हें यह कहकर थाने भेज दिया कि मेरा इंतजार करें। सुबह मेरी आंख खुली। नाश्ते के बाद मैंने सबसे पहले रशीद को बुलवाया। वह भी सुंदर जवान था। मैंने उसे अपने सामने बिठाया। वह घबराया हुआ था। उसकी आंखें जैसे बाहर को आ रही थी। मैंने कहा, तुम ही कुछ बताओ रशीद, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मंजूर की हत्या किसने की है? मैं क्या बता सकता हूँ सर, उसके मुंह से ये शब्द मुश्किल से निकले थे। इतना मत घबराओ, जो कुछ तुम्हें पता है सच सच बता दो मुझे। जो दूसरों से पता चलेगा वह तुम ही बता दो, फिर देखो मैं तुम्हें कितना फायदा पहुंचाता हूँ। मैं कुछ नहीं जानता सर,
उसने आंखें झुका ली। ऊपर देखो, तुम सब कुछ जानते हो, तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। मंजूर अपना हिस्सा लेने की कोशिश कर रहा था। तुमने सोचा इसे दुनिया से ही उठा दो? नहीं सर, वह तड़प कर बोला, जैसे उसमें जान आ गई हो। वह अपने आप को निर्दोष साबित करने लगा। हत्या के जितने भी कारण बताए गए थे, मैंने एक एक करके उसके सामने रखे। वह सबसे इनकार करता रहा। मैंने जब उससे पूछा कि हत्या के समय वह कहाँ था, तो उसने बताया कि वह घर पर ही था। सूरज डूबने के कितनी देर बाद घर आए थे? मैं तो सूरज डूबते ही घर आ गया था। इससे पहले कहाँ थे? बाग में। चूंकि वह मेरी नजरों में संदिग्ध था, इसलिए मैंने उससे खास तरह की पूछताछ की। रशीद से जो बातें हुई, मैंने उन्हें अपने दिमाग में रखा और बाहर आकर चौकीदार से कहा कि रशीद के बाग में जो मजदूर काम करता है, उसे और उसकी पत्नी को ले आए। रशीद को मैंने बाहर बिठा दिया और उसके बाप को बुलाया। बाप आ गया तो मैंने उससे पूछा, हत्या के दिन रशीद घर किस समय आया था? उसने बताया कि वह सूरज डूबने के बाद आया था। 1 घंटा या 2 घंटे बाद? 1.5 घंटा समझ लें। यह रशीद का बाप था, इसलिए मैं उससे उम्मीद नहीं रख सकता था कि वह सच बोलेगा। रशीद का नौकर जो बाग में रहता था, मैंने उससे कहा, तुम इन लोगों के रिश्तेदार नहीं हो, नौकर हो। इनके गले की फांसी का फंदा अपने गले में मत डलवाना। मैं जो पूछूं सच सच बताना। तुम जानते हो कल रात मंजूर की हत्या हुई है। शाम को रशीद बाग में था, क्या यह सही है? हाँ हुजूर, वह बाग में ही था। पहले तो वह अकेला ही था, मजदूर ने जवाब दिया। पनेरी लगानी थी। रशीद हमारे साथ था। फिर मंजूर आ गया था। कौन मंजूर? मैंने हैरानी से कहा। वही मंजूर सर, जिसकी हत्या हुई है। मुझे ऐसा लगा जैसे अंधेरे में रोशनी की किरण दिखाई दी हो। हाँ, फिर क्या हुआ? मैंने इस आशा से पूछा कि वह यह कहेगा कि उनकी लड़ाई हुई थी। मंजूर रशीद को अलग ले गया। मजदूर ने कहा। फिर वे चारपाई पर बैठे रहे। कितनी देर बैठे रहे? सूरज डूबने तक बैठे रहे। तुम में से किसी ने उनकी बातें सुनी? नहीं हुजूर, हम दूर क्यारियों में पनेरी लगा रहे थे। जब अंधेरा हो गया तो हम काम छोड़कर अपने कोठों में चले गए। ये बताओ, क्या वे ऊंची आवाज में बातें कर रहे थे? मेरा मतलब, क्या वे झगड़ रहे थे? नहीं हुजूर, वे तो बड़े आराम से बातें कर रहे थे। जब अंधेरा हुआ तो दोनों ने हाथ मिलाया और मंजूर चला गया। और रशीद? वह कुछ देर बाग में रहा। उसने हमसे पनेरी के बारे में पूछा और फिर वह भी चला गया। तुमने उसे जाते हुए देखा था? उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी? नहीं हुजूर, उसने जवाब दिया। जाने से पहले वह कमरे में गया था। जब वापस आया तो अंधेरा हो गया था। उसके हाथ में क्या था, हमें दिखाई नहीं दिया। मैंने उसकी पत्नी को बुलाकर उससे पूछा कि क्या मंजूर पहले कभी बाग में आया था। उसने बताया कि परसों से पहले वह तब आया था जब उनका झगड़ा चल रहा था। मैंने उससे पूछा कि रशीद जब बाग से निकल रहा था तो क्या उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी? हाँ थी हुजूर। अंधेरे में तुम्हें कैसे पता चला कि उसके हाथ में कुल्हाड़ी है? डंडा होगा या कुल्हाड़ी होगी? अंधेरे में साफ साफ नहीं दिखा। मैंने मजदूर को अंदर बुलाया और कुछ बातें पूछ कर जाने दिया। उसके बाद मेरे 2 मुखबिर आ गए। उन्होंने वही बातें बताई जो मुझे पहले पता लग गई थी। उन्होंने विश्वास के साथ कहा कि आमना चरित्रवान औरत है। कयूम के बारे में बताया कि वह दिमागी तौर पर कमजोर है, लेकिन बात खरी करता है। उन्होंने भी रशीद पर शक किया। उनमें से एक ने कहा, जनाब, आप गामे शाह को भी सामने रखें। कयूम और मंजूर ने उसे ऐसी फैंटी लगाई थी कि वह काफी देर तक बेहोश पड़ा रहा था। वह बहुत जहरीला आदमी है, बदला जरूर लेता है,
लेकिन उसने कयूम से तो बदला नहीं लिया। वह कहता था कि मंजूर को ठिकाने लगाकर उसकी बीवी का अपहरण करेगा। उस समय तक मृतक का अंतिम संस्कार हो चुका था। मैंने मंजूर की पत्नी को बुलवाया। उसकी आंखें सूजी हुई थी, लेकिन मुझे पूछताछ करनी थी। अभी तक मुझे आमना और कयूम पर ही शक था। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता आमना। यह समय पूछने का तो नहीं है, लेकिन मैं केस की जांच कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुमसे यही कुछ पूछ लूं, नहीं तो तुम्हें थाने में आना पड़ता, जो अच्छा नहीं होता। तुम जरा अपने आप को संभालो और मुझे बताओ कि मंजूर और रशीद की दुश्मनी का क्या मामला था। उसने वही बातें बताईं जो पहले बता चुकी थी। क्या रशीद ने तुम्हारे साथ कोई छेड़छाड़ की थी? मैंने आमना से पूछा। उसने बताया कि 2 बार की थी। मैंने तंग आकर यह बात अपने पति को बता दी थी। कयूम को भी पता लग गया। दोनों उसका वही हाल करना चाहते थे जो उन्होंने गामे शाह का किया था। मैंने सुना है कि वह रशीद के बाग में गया था। वह वहां से निकला तो लेकिन घर नहीं पहुंचा। क्या तुम्हें पता है कि वह रशीद के बाग में गया था? आमना ने जवाब दिया, नहीं, वह बताता भी कैसे? आपके कहने के मुताबिक वह वहां से निकला तो लेकिन घर नहीं पहुंच सका। जाहिर है रशीद ने उसकी हत्या कर दी थी। यह तो तुम कभी नहीं बताओगी कि कयूम के साथ तुम्हारे संबंध कैसे थे। उस कहा, मैं तो बता दूंगी, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे। वह मेरा भाई है आमना, सच्ची बात कहनी है तो खुलकर कहो। कयूम के साथ तुम्हारे संबंध कैसे हैं? मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं। मैंने मंजूर के हत्यारे को पकड़ना है। क्या तुम्हारे दिल में वैसी ही मोहब्बत है जैसी कयूम के दिल में तुम्हारे लिए है? नहीं, आमना ने कहा, जब वह महज 12 से 13 साल का था तभी से हमारे यहाँ आता था। अब वह जवान हो गया है। मुझे डर था कि मेरा शौहर आपत्ति करेगा, लेकिन उसने कोई आपत्ति नहीं की। मैंने कयूम से कहा था, जवान औरत से जवान आदमी की मोहब्बत किसी और तरह की होती है। कयूम ने मेरी ओर हैरानी से देखा और देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मुझसे 4 से 5 साल छोटा है। मैंने उसे अपने गले से लगा लिया तो वह हिचकियां लेकर रोने लगा। मैंने उसे चुप कराया। वह बोला, आमना, यह कहने से पहले मुझे जहर दे देती। इस मोहब्बत को देखकर लोगों ने उसे रिश्ते देने बंद कर दिए। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारा किसी और जगह रिश्ता करवा दूंगी। उसने 2 टूक जवाब दिया, जब तक तुम जिंदा हो मैं कहीं शादी नहीं कर सकता। अगर किसी लड़की से मेरी शादी हो भी जाती है और वह मुझे अच्छी लगती है तो मैं उसे पत्नी नहीं समझूंगा, क्योंकि उसमें मुझे तुम दिखाई दोगी और मैं तुम्हें बहुत पवित्र समझता हूँ। मैंने आमना को जाने की इजाजत दे दी, लेकिन अपने दिमाग में उसे संदिग्ध ही रखा। रात को मैं थाने आ गया। जिनकी जरूरत थी उन सबको थाने ले आया। उनमें रशीद भी था। रशीद मेरे लिए बहुत खास संदिग्ध था। रात काफी हो चुकी थी। मैं आराम करने नहीं गया, बल्कि रशीद को लपेट लिया। उसकी ऐसी हालत हो गई जैसे बेहोश हो जाएगा। मैंने अपना सवाल दोहराया तो उसकी हालत और बिगड़ गई। मैंने उसका सिर पकड़कर झंझोड़ दिया, तुम मंजूर के जाने के बाद जब बाग से निकले तो तुम्हारे हाथ में कुल्हाड़ी थी और तुमने मुझे बताया कि सूरज डूबते ही तुम घर आ गए थे। मुझे इन सवालों का संतोषजनक जवाब दे दो और जाओ, फिर मैं कभी तुम्हें थाने नहीं बुलाऊंगा। उसने बताया, हत्या करने से मुझे कुछ नहीं मिलना था। हुआ यूं था कि वह सूरज डूबने से थोड़ा पहले मेरे पास आया था। मैं उसे देखकर हैरान हो गया। मुझे यह खतरा नहीं था कि वह मेरे साथ झगड़ा करने आया था। सच बात यह है कि मंजूर झगड़ालू नहीं था। क्या वह कायर या निर्लज्ज था? मैंने पूछा। नहीं, वह बहुत शरीफ आदमी था। अब मुझे दुख हो रहा है।
कि मैंने उसके साथ बहुत ज्यादती की थी। परसों वह मेरे पास आया था, मैं क्यारियों में पानी लगा रहा था। मंजूर ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे के ऊपर ले गया। मैं समझा कि वह मुझसे बंटवारे की बात करने आया है। मैंने सोच लिया था कि उसने उल्टी सीधी बात की तो मैं उसे बहुत पीटूंगा, लेकिन उसने मुझसे बहुत नरमी से बात की। उसने कहा, हम लोग एक ही दादा की संतान हैं। हमें लड़ता देखकर दूसरे लोग हंसते हैं। मैं चाहता हूँ कि हम सब भाइयों की तरह से रहें। मैंने उससे कहा कि बाद में फिर झगड़ा करोगे तो उसने कहा, नहीं, मैं ये सब बातें भूल चुका हूँ। वह रात होने तक बैठा रहा और जाते समय हाथ मिलाकर चला गया। मैं उसके जाने के आधे घंटे बाद बाग से निकला। उस वक्त मेरे हाथ में एक डंडा था, वह मैं आपको दिखा सकता हूँ। मेरा रास्ता वही था जहां मंजूर की लाश पड़ी थी। मैं उस जगह पहुंचा और माचिस जलाकर देखा तो वह मंजूर की लाश थी। हर ओर खून ही खून फैला था। मैंने माचिस जलाकर दोबारा देखा तो मुझे पूरा यकीन हो गया। दूर जहां से घाटी ऊपर चढ़ती है, मैंने वहां एक आदमी को देखा। मैं उसके पीछे दौड़ा, हत्यारा वही हो सकता था, लेकिन वह अंधेरे में गायब हो चुका था। आगे खेत थे। मुझे इतना यकीन है कि वह आदमी गांव से ही आया था। तुमने यह बात पहले क्यों नहीं बताई? यही बात तो मुझे फंसा रही है। उसने कहा, मेरा फर्ज था कि मैं आमना को बताता, फिर अपने घर वालों को बताता, शोर मचाता, थाने जाकर रिपोर्ट करता, लेकिन मुझे एक खतरा था कि मंजूर की मेरे साथ लड़ाई हुई थी। सब यही समझते कि मैंने उसे मारा है। पैदा करने वाले की कसम, हुजूर, मैंने सारी रात जागते हुए गुजारी है। जब आपने बुलाया तो मेरा खून सूख गया कि आपको पता लग गया है कि मरने से पहले मंजूर मेरे पास आया था। मैंने कहा, दुश्मनी के कारण बहुत से होते हैं, हत्याएं हो जाती हैं। हाँ हुजूर, जमीन के बंटवारे के अलावा मैंने आमना पर भी बुरी नजर रखी थी। उसकी इज्जत पर भी हाथ डाला था। मंजूर की जगह कोई और होता तो मेरी हत्या कर देता। सच बात तो यह है कि हत्या मेरी होनी थी, लेकिन मंजूर की हो गई। मैं उठकर बाहर गया और एक कांस्टेबल से कहा कि वह आमना को लेकर आ जाए। फिर अंदर जाकर रशीद का बयान सुनने लगा। वह सब बातें खुलकर कर रहा था। मुझे आमना से यह पूछना था कि वास्तव में उसने मंजूर को रशीद के पास भेजा था, जबकि उसने यह कहा था कि उसे पता ही नहीं था कि मंजूर कहाँ गया था। एक बात सच सच बता दो रशीद, आमना कैसे चरित्र की है? आपने लोगों से पूछा होगा आमना के बारे में, सबने उसे सज्जन ही बताया होगा। मेरी नजरों में भी आमना एक सज्जन महिला है, क्योंकि उसने मुझे दुत्कार दिया था। लेकिन उसने अपनी संतुष्टि के लिए एक आदमी रखा हुआ है, वह है कयूम। कयूम तो पागल है, पागल बना रखा है, उसने कहा, लेकिन अपने मतलब भर का। मैंने सुना है कि उसे कोई भी अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देता, क्योंकि वह पागल है। यह बात नहीं है हुजूर, बेटियों वाले इसी गांव में हैं। वे देख रहे हैं कि कयूम आमना के जाल में फंसा हुआ है। बहुत से सवालों के जवाब के बाद मुझे यह लगा कि रशीद सच बोल रहा है, लेकिन फिर भी मुझे इधर उधर से पुष्टि करनी थी। रशीद यह भी कह रहा था कि उसे हवालात में बंद करके तफ्तीश करें। गामे के 3 आदमी थाने में बैठे थे। मैंने उन्हें बारी बारी बुलाकर पूछा कि हत्या की पहली रात गामे कहाँ था और क्या उन्हें पता है कि मंजूर की हत्या गामे शाह या तुम में से किसी ने की है। मैंने पहले भी बताया था कि ऐसे लोगों से थाने में पूछताछ दूसरे तरीके से होती है। ये तीनों तो पहले ही थाने के रिकॉर्ड पर थे। मैंने एक कांस्टेबल और एक एसआई बिठा रखा था। मैं एक से सवाल करता था और फिर उन्हें इशारा कर देता था। वे उसे थोड़ी फैंटी लगा देते थे। सुबह तक यह बात सामने आई कि गामे शाह दूसरी औरतों की तरह आमना को भी खराब करना चाहता था।
गामे शाह ने उन तीनों को तैयार करना चाहा था कि वे मंजूर की हत्या कर दें, लेकिन वे तैयार नहीं हुए। उसके बाद वह आमना का अपहरण करके उसे बहुत दूर पहुंचाना चाहता था, लेकिन हत्या कोई मामूली बात नहीं थी जो ये छोटे मोटे जुआरी करते। कोई भी तैयार नहीं हुआ तो गामे शाह ने कहा कि वह खुद बदला लेगा। तीनों ने बताया कि उस शाम जब वे गामे शाह के मकान पर गए तो वह घर पर नहीं मिला। वे वहीं बैठ गए। बहुत देर बाद गामे शाह आया तो उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। उन्होंने उससे पूछा कि वह कहाँ गया था। उसने कहा कि एक शिकार के पीछे गया था। इसके अलावा उसने कुछ नहीं बताया। मैं 2 घंटे बाद अपने ऑफिस आया। गामे शाह अभी नहीं आया था। आमना आ चुकी थी। मैंने उससे कहा, आमना, मेरे दिल में तुम्हारे लिए हमदर्दी पैदा हो गई थी, लेकिन तुमने सच फिर भी नहीं बोला और कहा कि पता नहीं मंजूर कहाँ गया था, जबकि तुमने ही उसे रशीद के पास भेजा था। आमना की हालत रशीद की तरह हो गई। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, आमना, अब भी समय है। सच बता दो, मैं मामले को गोल कर दूंगा। अब यह बताओ, तुम्हारा पति अपने दुश्मन के पास गया था, वह सारी रात वापस नहीं लौटा। क्या तुमने पता करने की कोशिश की कि वह कहाँ गया है और क्या रशीद ने उसकी हत्या करके कहीं फेंक न दिया हो? आमना का चेहरा लाश की तरह सफेद पड़ गया। मैंने उससे 2 से 3 बार कहा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तुम कयूम को बुलाकर उससे कह सकती थी कि मंजूर बाग में गया है और वापस नहीं आया। वह उसे जाकर देखे। मैंने उससे पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे उसकी हालत देखकर ऐसा लगा जैसे उसका दम निकल जाएगा। तुमने मंजूर को सलाह दी थी कि वह शाम को बाग में जाए। उसकी हत्या के लिए तुमने रास्ते में एक आदमी बिठा रखा था ताकि जब वह लौटे तो वह मंजूर की हत्या कर दे। वह आदमी था कयूम? वह चीख पड़ी। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या रशीद ने उसकी हत्या की है? नहीं। यह कहकर वह चौंक पड़ी। कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं घर पर थी, मुझे क्या पता उसकी हत्या किसने की। मेरी एक बात सुनो आमना, मैंने उससे प्यार से कहा, मुझे तुमसे हमदर्दी है। तुम औरत हो, अच्छे परिवार की हो, मैं तुम्हारी इज्जत का पूरा ख्याल रखूंगा। मुझे पता है कि हत्या तुमने नहीं की है। आज का दिन मैं तुम्हें अलग किए देता हूँ। खूब सोच लो और मुझे सच सच बता दो। तुम्हें इस केस में बिल्कुल अलग कर दूंगा। तुम्हें गवाही में भी नहीं बुलाऊंगा। उसकी हालत पतली हो चुकी थी। उसने मेरी किसी बात का भी जवाब नहीं दिया। मैंने कांस्टेबल को बुलाकर कहा, इस बीबी को अंदर ले जाओ और बहुत आदर से बिठाओ। किसी बात की कमी नहीं आने देना। पुलिस वाले इशारा समझते थे कि उस औरत को हिरासत में रखना है। गामे शाह आ गया। मेरा अनुभव कहता था कि हत्या उसने नहीं की है, लेकिन हत्या के समय वह कुल्हाड़ी लेकर कहाँ गया था? मैंने उसे अंदर बुलाकर पूछा कि कुल्हाड़ी लेकर कहाँ गया था। उसने एक गांव का नाम लेकर बताया कि वह वहां अपने एक चेले के पास गया था। मैंने एक कांस्टेबल को बुलाया और गामे शाह के चेले का और गांव का नाम बताकर कहा कि वह उस आदमी को लेकर आ जाए। जरा ठहरना हुजूर, मैं उस गांव नहीं गया था। बात कुछ और थी। उसने कहा। वह बेंच पर बैठा था। मैं ऑफिस में टहल रहा था। मैंने उसके मुंह पर उल्टा हाथ मारा और सीधे हाथ से थप्पड़ जड़ दिया। वह बेंच से नीचे गिर गया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। असल बात उसने यह बताई कि वह उस गांव की एक औरत से मिलने गया था, जिसे उससे गांव से बाहर मिलना था। कुल्हाड़ी वह अपनी सुरक्षा के लिए ले गया था। अब हुजूर का काम है, उस औरत को यहाँ बुला लें या उससे किसी और तरह से पूछ लें। मैं उसका नाम बताए देता हूँ। किसी की हत्या करके मैं अपने कारोबार पर लात थोड़े ही मारूंगा।
दिन का पिछला पहर था। मैं यह सोच रहा था कि आमना को बुलाऊं। इतने में एक आदमी तेजी से आंधी की तरह आया और कुर्सी पर गिर गया। वह मेज पर हाथ मार कर बोला, आमना को हवालात से बाहर निकालो और मुझे बंद कर दो, यह हत्या मैंने की है। वह कयूम था। वह खुशी और कामयाबी का ऐसा धचका था जैसे कयूम ने मेरे सिर पर एक डंडा मारा हो। यकीन करें, मुझ जैसा कठोर दिल आदमी भी काम कर रह गया। मैंने कहा, कयूम भाई, थोड़ा आराम कर लो, तुम गांव से दौड़े हुए आए हो। उसने कहा, नहीं, मैं घोड़ी पर आया हूँ। मेरी घोड़ी सरपट दौड़ी है। तुम आमना को छोड़ दो। वह और कोई बात न तो सुन रहा था और न कर रहा था। मैंने प्यार मोहब्बत की बातें करके उससे काम की बातें निकलवाई। पता यह चला कि मैंने आमना को जब हिरासत में बिठाया था तो किसी कांस्टेबल ने गांव वालों से कह दिया था कि आमना ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। गांव का कोई आदमी आमना के घर पहुंचा और आमना के पकड़े जाने की सूचना दी। कयूम तुरंत घोड़ी पर बैठकर थाने आ गया। कयूम भाई, अगर अपने होश में हो तो अकल की बात करो। उसने कहा, मैं पागल नहीं हूँ। मुझे लोगों ने पागल बना रखा है। आप मेरी बात सुने और आमना को छोड़ दें। मुझे गिरफ्तार कर लें। कयूम के अपराध स्वीकार करने की कहानी बहुत लंबी है। कुछ पहले सुना चुका हूँ और कुछ अब सुना रहा हूँ। मंजूर रशीद से बहुत तंग आ चुका था। वह गुस्सा अपने अंदर रोके हुए था। एक दिन आमना ने कयूम से कहा कि रशीद की हत्या करनी है। उसे खूब भड़काया और कहा कि अगर रशीद की हत्या नहीं हुई तो वह मंजूर की हत्या कर देगा। कयूम आमना के इशारों पर नाचता था। वह तैयार हो गया। मंजूर से बात हुई तो योजना यह बनी कि रशीद बाग से शाम होने से कुछ देर पहले घर आता है। अगर वह रात को आए तो रास्ते में उसकी हत्या की जा सकती है। उसका तरीका यह सोचा गया कि मंजूर रशीद के बाग में जाकर नाटक खेले कि वह दुश्मनी खत्म करने आया है और उसे बातों में इतनी देर कर दे कि रात हो जाए। कयूम रास्ते में टीलों के इलाके में छिप कर बैठ जाएगा और जैसे ही रशीद गुजरेगा तो कयूम उस पर कुल्हाड़ी से वार कर देगा। यह योजना बनाकर ही मंजूर रशीद के पास बाग में गया था। कयूम जाकर छिप गया। अंधेरा बहुत हो गया था। एक आदमी वहां से गुजरा जहां कयूम छिपा हुआ था। अंधेरे में सूरत तो पहचानी नहीं जा सकती थी। कदकाठी रशीद जैसी थी। कयूम ने कुल्हाड़ी का पहला वार गर्दन पर किया। वह आदमी झुका। कयूम ने दूसरा वार उसके सिर पर किया और वह गिरकर तड़पने लगा। कयूम को अंदाजा था कि वह जल्दी ही मर जाएगा क्योंकि उसके दोनों वार बहुत जोरदार थे। पहले वह साथ वाले बरसाती नाले में गया और कुल्हाड़ी धोई। फिर उस पर रेत मली। फिर उसे धोया और मंजूर के घर चला गया। वहां उसने अपने कपड़े देखे। कमीज पर खून के कुछ धब्बे थे जो आमना ने तुरंत धो डाले। कुल्हाड़ी मंजूर की थी। आमना और कयूम बहुत खुश थे कि उन्होंने दुश्मन को मार गिराया। उस समय तक तो मंजूर को वापस आ जाना चाहिए था। तय यह हुआ था कि मंजूर दूसरे रास्ते से घर आएगा। वह अभी तक घर नहीं पहुंचा था। 2 से 3 घंटे बीत गए। तब आमना ने कयूम से पूछा कि उसने रशीद को पहचान कर ही हमला किया था। उसने कहा कि वहां से तो रशीद को ही आना था। ऐसी कोई बात नहीं है कि वह गलती से किसी और को मार आया हो। जब और समय हो गया तो उसने कयूम से कहा कि जाकर देखो गलती से किसी और को न मारा हो। वह माचिस लेकर चल पड़ा। जाकर उसका चेहरा देखा तो वह मंजूर ही था। कयूम दौड़ता हुआ आमना के पास पहुंचा और उसे बताया कि गलती से मंजूर मारा गया। आमना का जो हाल होना था वह हुआ, लेकिन उसने कयूम को बचाने की तरकीब सोच ली। उसने कयूम से कहा कि वह अपने घर चला जाए और बिल्कुल चुप रहे। लोगों को पता ही है कि रशीद की मंजूर से गहरी दुश्मनी है।
मैं भी अपने बयान में यही कहूंगी कि मंजूर को रशीद ने ही मारा है। कयूम को गिरफ्तार करके मैंने आमना को बुलाया और उसे कयूम का बयान सुनाया। कुछ बहस के बाद उसने भी बयान दे दिया। उन्होंने जो योजना बनाई थी वह विफल हो गई। आमना का सुहाग लुट गया, लेकिन उसने इतने बड़े दुख में भी कयूम को बचाने की योजना बनाई। मंजूर को लगा था कि वह रशीद की इस तरह से हत्या कराएगा तो किसी को पता नहीं चलेगा कि हत्यारा कौन है। मैंने आमना और कयूम के बयान को ध्यान से देखा तो पाया कि आमना ने पति की मौत के दुख के बावजूद अपने दिमाग को दुरुस्त रखा और मुझे गुमराह किया। कयूम को लोग पागल समझते थे, लेकिन उसने कितनी होशियारी से झूठ बोला। मैंने हत्या का मुकदमा कायम किया। कयूम ने मजिस्ट्रेट के सामने अपराध स्वीकार कर लिया। मैंने आमना को गिरफ्तार नहीं किया था और कयूम से कहा था कि आमना का नाम न ले, यह कहे कि उसे मंजूर ने हत्या करने पर उकसाया था। कयूम को सेशन से आजीवन कारावास की सजा हुई, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे शक का लाभ देकर बरी कर दिया।